अ, हमने एक रिसर्च करी है कि जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं उनके बाद में उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता है, तो वो 20-20 साल बाद भी नॉर्मल नहीं होते। अगर बच्चे आपको कंपेयर करने लग जाएँगे तो उसके डैडी तो ऐसे नहीं, उसकी मम्मी तो ऐसी नहीं। कैसे ये कोटा इतना बड़ा प्रेशर कुकर बन गया है? ये सेंटेंसेस तो टोटली नकार देना चाहिए। दीज़ आर ऑल रिडंडेंट सेंटेंसेस जो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने ये किया तो हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, है ना? आपने बोला कि फैक्ट्री मॉडल है, इसमें पेरेंट्स या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बच्चे की मनोस्थिति या उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे ओवरलुक करके केवल अपने मॉडल में ही फिट करने के लिए मजबूर कर देते हैं बच्चों को। तो मैं जैसे कई बच्चे आते हैं कोटा से या जो इस तरीके की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि इतना प्रेशर तो नॉर्मल है, लाइफ में कुछ करना है तो इतना तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में, और वो टाइमली 6 महीने में इतने चेंज होकर मिलता है, दूसरी बार कभी मिलना होता है तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है उसमें। तो ये नॉर्मल प्रेशर कितना नॉर्मल होना चाहिए? आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्या पेरेंट्स रेडी हैं कि ये जो हमारा जो कल्चर चला रहा है कि हमें 1 या 2 या 3 प्रोफेशंस के अलावा बाकी और कुछ हमें नज़र ही नहीं आता। हमने इतने सारे विधाओं को अंडरमाइन करके रखा हुआ है। मैं एक स्टूडेंट थी कोटा में जिसका एक सुसाइड नोट किसी ने फेसबुक पे डाला। बाद में उसने उसके पेरेंट्स को चेतावनी दी कि प्लीज़ मेरी जो छोटी बहन है जो 11वीं क्लास में है उसके साथ ये प्रेशर मत क्रिएट करना और उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर मत करना। 18-19 साल तक के बच्चे एक अलग माहौल में पड़े हैं और हम उनको सब एक सांचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को बच्चों को किसी एक्सपर्ट के साथ लेके पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी तैयारी करना चाहिए, ना कि हाँ बस आप कोटा चले जाओ। और तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि एक दिन उनके तकिए के ऊपर लिखा हुआ है कि फादर, पापा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, 9 साल की बच्ची, तब उनको लगा कि कुछ तो फ़र्क आया। हम तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट ही बताएंगे कि आपको किस तरह से उसको आगे चलना है, चलाना है। तो बी ओपन। एक तो ये छोटे छोटे से बच्चे निकल जाते हैं घर से जो अभी तक घर के बिल्कुल सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में रहे हैं और वहाँ जाके उनको हर चीज़ अपनी खुद की मैनेज करनी है ना। देखिए, मैं कहती हूँ कि प्यार को कर्ज मत बनाइए। एक जो फिलियल गिल्ट होता है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ले डूबता है। मैं अपने माता पिता को लेट डाउन नहीं कर सकती। आज का पॉडकास्ट बाकी पॉडकास्ट से बहुत अलग होने वाला है, थोड़ा सा सेंसिटिव होगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट को करने के लिए मुझे जो इंस्पिरेशन बोलें या क्यों करना था, मुझे एक फेसबुक की पोस्ट रैंडमली देखने को मिली। उसमें एक स्टूडेंट थी कोटा में जिसका एक सुसाइड नोट किसी ने फेसबुक पे डाला। उसमें वो स्टूडेंट लिखती है कि मतलब वो भारत सरकार को लिख रही है कि आप यदि चाहते हैं कि अब और कोई बच्चा सुसाइड ना करे तो प्लीज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद करवा दीजिए। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को खोखला करते जा रहे हैं। उसने ये लिखा है कि मैं काफी टाइम से हूँ कोटा में और कई सारे बच्चों को मैंने डिप्रेशन से बाहर निकाला है और उन्हें सुसाइड करने से रोका है। मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ। बाद में उसने अपने पेरेंट्स को लिखा कि आपने मेरे बचपन का या क्या बोलना चाहिए, मेरे इनोसेंस का फ़ायदा उठा के मुझे साइंस लेने के लिए मजबूर किया। वो लिखती है कि आपको खुश करने के लिए मैं साइंस पढ़ रही थी। मैं क्वांटम फिज़िक्स पढ़ती गई, मुझे मज़े आते थे इंग्लिश लिटरेचर में या हिस्ट्री में, मुझे वो चीज़ खुशी देती थी। बाद में उसने उसके पेरेंट्स को चेतावनी दी कि प्लीज़ मेरी जो छोटी बहन है जो 11वीं क्लास में है, उसके साथ ये प्रेशर मत क्रिएट करना और उसे किसी चीज़ के लिए मजबूर मत करना। बस इन्हीं सब टॉपिक पे हम बात करेंगे, कैसे पेरेंट्स बच्चों को प्रेशराइज़ करके अपने सपनों को कई बार फुलफ़िल करने के लिए बच्चों को प्रेशर कर रहे हैं आज के टाइम पे। आज के हमारे गेस्ट हैं अनिला गंगराडे मैडम, जिन्होंने अपनी एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। उसके बाद एम्स दिल्ली में काफ़ी समय तक काम किया है। बहुत नज़दीक से उन्होंने पेरेंट्स और बच्चों के साथ काम किया है। कैसे पेरेंट्स बच्चों पे प्रेशर बनाते हैं और वो बच्चे पेरेंट्स के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और जो थोड़े से बोलना चाहिए कि मजबूत होते हैं तो वो नशे की तरफ चले जाते हैं। आइए इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे, कैसे बच्चों को इस प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी पेरेंट्स को कैसे बच्चों के साथ डील करना चाहिए आज के टाइम पे। आइए स्वागत करते हैं आज के पॉडकास्ट में अनिला मैडम को और इन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे। मैडम, थैंक यू सो मच सबसे पहले आपने इस सेंसिटिव टॉपिक के लिए अपना अमूल्य समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज के टाइम पे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आईआईटी, नीट, एमबीए,
ये कैसे प्रेशर क्रिएट कर रही है बच्चों के सोशल लाइफ पे या उनकी पर्सनल लाइफ पे? सबसे पहले तो आपने बहुत ही सही बोला कि पेरेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर। तो मेरा ये एक रहता है, हर पेरेंट के साथ में रहता है कि पेरेंट बनना बहुत आसान है, पेरेंटिंग बहुत मुश्किल है और ये पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऐसा है जो लाइफ लॉन्ग आगे चलता है आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट। डेफिनेटली जो आपका अभी क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर अभी आंसर देती हूँ, इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे कि ये जो हमारा जो कल्चर चला रहा है कि हमें 1 या 2 या 3 प्रोफ़ेशंस के अलावा बाकी और कुछ हमें नज़र ही नहीं आता। हमने इतने सारे विधाओं को अंडरमाइन करके रखा हुआ है और ये जो प्रेशर है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, ये एक फैक्ट्री मॉडल के ऊपर चलता है। फैक्ट्री मॉडल। तो फैक्ट्री मॉडल जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा जोर देता है। अब मैं कहती हूँ मतलब सेम करिकुलम, सेम तरीका, एक जो पैटर्न है वो भी पूरा की पूरा बिल्कुल एक जैसा, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ज़ीरो, ह्यूमन अप्रोच है ही नहीं। तो इसलिए इतना बच्चों के ऊपर प्रेशर आता है और मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, अगर ये फैक्ट्री मॉडल के ऊपर चलते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो वो ये भूल जाते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो तो सेम नहीं है, वो अलग अलग जगह से आया है, अलग अलग उनकी पर्सनालिटी है, इंडिविजुअलिटी है डिफरेंट, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग अलग है, उनकी जो परवरिश अभी तक हुई है 18-19 साल तक के बच्चे एक अलग माहौल में पड़े हैं और हम उनको सब एक सांचे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? फैक्ट्री मॉडल कैन बी ओके फॉर फिजिकल प्रोडक्ट्स बट नहीं, ह्यूमन बीइंग के साथ में नहीं। स्पेशली हमारे बहुत ही चेरिश्ड टीनेजर्स, एडोलेसेंट बच्चे जो इस सारे के सारे उससे गुजरते हैं। आपने बोला कि फैक्ट्री मॉडल है, इसमें पेरेंट्स या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बच्चे की मनोस्थिति या उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको कैसे ओवरलुक करके केवल अपने मॉडल में ही फिट करने के लिए मजबूर कर देते हैं बच्चों को? देखिए, पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है ना वो बहुत ही मायोपिक है। एक लेवल तक ही सिर्फ देखना, बिल्कुल एक ऐसे कंस्ट्रिक्ट जो एक सोच होता है ना उस तरह से चलते हैं और एक उनके बीच में कंपैरिजंस की भी बहुत भावना आती है कि हमें हमारे बच्चे को, क्योंकि कंपैरिजंस हैं, इसने किया उसने किया या इसके अलावा कुछ नहीं होता है जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकता है, इस तरह का जो एक कंस्ट्रक्टेड व्यू लेके चलेंगे तो डेफिनेटली डुअल प्रेशर्स पड़ेगा। एक तो बच्चे ऑलरेडी हार्मोनल भी चेंजेस उसी समय है, उसी समय ये वोकेशनल डिसीजंस भी बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो पेरेंटल प्रेशर्स हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू क्योंकि तुमने इतने नंबर लेके आए, ये सेंटेंसेस तो टोटली नकार देना चाहिए। दीज आर ऑल रिडंडेंट सेंटेंसेस जो पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने ये किया तो हम तुम्हें प्यार कर रहे हैं, है ना। प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन एनी ट्रॉफीज और ग्रेड्स बच्चे जो पास करते हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि इवन इफ आपने ये चीज नहीं अचीव कर पाए हैं, ट्राई योर बेस्ट, इवन इफ नहीं तो भी वी आर देयर, हम तुम्हें पूरी तरह से प्यार करते हैं और वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। सो व्हेनेवर मेरे बच्चे या वो कहते हैं कि मम्मी नाउ आर यू प्राउड ऑफ अस, नो व्हेन दे आर ब्रिंगिंग देयर ग्रेड्स, मैं कहती हूँ आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू बेटा। सो अगर ये सेंटेंसेस पेरेंट्स अडॉप्ट कर लें तो मेरे ख्याल में ये कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। एक और बात मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी, जो बच्चों की फेलियर है उसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बच्चे तो कई जगह से कई तरह से रेडी होते हैं। आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्या पेरेंट्स रेडी हैं? आर पेरेंट्स रेडी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन दैट आई आस्क एवरी पेरेंट हु कम्स टू माय क्लिनिक, कि आपने अपने आप को रेडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए फेलियर है, सक्सेस है, ये तो ज़िंदगी के पार्ट एंड पार्सल है और हम क्यों नहीं अपने बच्चों को और खुद फेलियर के लिए तैयार रहते हैं? वाई वी डू नॉट? वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें सीखनी है। वाई ऑलवेज सक्सेस? देयर कैन बी फेलियर्स ऑल्सो, फेलियर डजंट मीन एंड, हाँ, दैट इज व्हाट इट इज। उसे भी सेलिब्रेट वाला ही मोड रखना हाँ, चाहिए। you can always detour, you can always think with open minded, you can always say कि कुछ और शायद अच्छा आने वाला है, let me think। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी कहती हूँ कि सिर्फ एक गोल बना के मत चलिए जिंदगी में, बच्चों को भी बड़ों को भी, कि आप अपने बच्चे के लिए या बच्चों को कि
ऑलवेज हैव 2 और 3 अल्टरनेटिव गोल्स। एक ही चीज के लिए अगर आप जाएंगे तो आपकी ना भी हो उसमें इश्यू, देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स कि आपको वो चीज नहीं मिली और फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर आप एंजाइटी में जाएंगे। तो मैं कहती हूँ 2 या 3 ऑल्टरनेटिव, सब्सिडरी भी नहीं, ऑल्टरनेटिव गोल्स बना के चलिए और जो मिले कहिए दिस इज व्हाट आई वांटेड, बिकॉज देयर ऑल्टरनेटिव। एक के पीछे एक नहीं रखना है हमें, 3 गोल्स बना के चलना है जिंदगी में हमेशा। जो मिले आपको अपनी जिंदगी में ये सोचना है दिस इज द बेस्ट। लाइफ को सबसे ऊपर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी को सबसे ऊपर रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूएबल जिंदगी है ये हमारी। आपने बोला 2-3 अल्टरनेटिव रखना चाहिए, बट ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि आदमी किसी चीज़ पे आईआईटी फ़ोकस कर रहा है और उसके साथ पैरेलली वो यदि कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ कर रहा है, तो वो फ़ोकस तो कहीं भी नहीं कर पाएगा फिर। देखिए, फ़ोकस क्यों नहीं कर पाएगा? अगर उसके वो अल्टरनेटिव गोल्स उसके खुद की पसंद से, उसकी खुद की जो इंटरनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से अगर मैच करते हुए हुए तो ही विल डेफिनिटली। कि 2 या 3 जो गोल्स हैं, उसमें गोल्स भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमें बहुत ही अलग विधाओं वाले अगर ले लिए, तो डेफिनिटली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके? तो हमें गोल्स इस तरह से रखने हैं कि अगर मेडिकल में नहीं है तो कोई और जो उसके साथ की साइडलाइन है, इस तरह से हमें अपने 2-3 इक्वली रेटेड गोल्स जो होते हैं उनको हमें डालना है। पेरेंट्स को बच्चों को किसी एक्सपर्ट के साथ लेके पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसकी तैयारी करना चाहिए, ना कि हाँ, बस आप कोटा चले जाओ और ये बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स को डेफिनिटली काउंसलर्स और वोकेशनल या कोई भी जो स्कूल में भी कई एक्सपर्ट्स हैं बैठे, सो अपने बच्चे के हिसाब से और प्लान करना चाहिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक और ये बात हर जगह पर जाके बोलती हूँ कि हम कुछ चीज़ों को कितना वैल्यू करते हैं और कुछ चीज़ों को कितना हमने अंडर वैल्यू और हम खो देते हैं उनको। एक छोटा-सा बच्चा है, हम उससे पूछ रहे हैं कि तुम बेटा क्या बनना चाहते हो? तो 5 साल के बच्चे से ही हम शुरू कर देते हैं और जल्दी भी शुरू कर देते हैं वो पूछना। वो बच्चा कहेगा कुछ भी कि मेरे को 3 चीज़ें बेसिकली आती हैं आंसर में। तो आई से टीच योर चाइल्ड टू से फर्स्ट गोल क्या बनना चाहते हैं? हैप्पी। सेकंड हेल्दी। थर्ड होलिस्टिक। या आप हेल्दी को पहले भी डाल सकते हैं कि हेल्थ है, हेल्थ की स्टेक पे हमें कुछ भी नहीं करना है। सो हेल्दी बनना है अगर ये बच्चा आंसर देगा, कोई अंकल ने पूछा, तो उसकी ज़िंदगी में उसके ज़हन में हमेशा ये चीज़ रहेगी कि कोई सी भी चीज़ हेल्थ की कॉस्ट पे नहीं। और हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल। तो अगर ये पेरेंट्स शाम को पूछ तो लेते हैं बच्चे से बेटा खाना खाया, तो ये एक फिजिकल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा उन्होंने टच किया है। बट सोशल, कहीं पर तुम घूमने गए थे, 4 लोगों से फ्रेंड से बात करी कि नहीं करी, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करी कि नहीं करी, तो ये तो हम चीज़ें कभी पूछते ही नहीं। तो ये जो फिजिकल ये हेल्थ है और होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब ये है कि मुझे ज़िंदगी में हर 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 चीज़ का थोड़ा-थोड़ा होना चाहिए। मेरे पास में कुछ आते हैं आईआईटीएस जो कि एस्पायरिंग हैं और अपन ने पूछा कि व्हाट इज़ योर डे रूटीन काइंड तो सोशल का तो कहीं पर नाम ही नहीं है। मैडम हम सोशल मीडिया सोशल फ्रेंड्स नहीं हैं, हम इस ग्रुप में नहीं हैं, हम उस ग्रुप में नहीं हैं, सो सोशल तो ज़ीरो है। अगर सोशल हेल्थ प्रॉपर रहेगी तो मेंटल हेल्थ प्रॉपर रहेगी। इफ द पर्सन इज कन्फाइडिंग विद समवन, वो डेफिनेटली उसका जो भार है, जो फ्रस्ट्रेशंस और जो टेंशन्स देते हैं ये कोच, वो काफ़ी हद तक कम रहेगा। और होलिस्टिक बहुत ज़रूरी है कि मुझे सारी मिलनी चाहिए ज़िंदगी में। एक्स्ट्रा इट्स वेरी नीडेड, या बैलेंस ऑफ ऑल। और एक एक होम्योस्टेसिस, ज़िंदगी में एक हमें होम्योस्टेसिस चाहिए। राइट। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है विच इज़ हमारे पेरेंट्स को मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। मम्मी का ऐसा होता था, स्कूल में कोई भी कंपटीशन है, आपको स्टेज पे चढ़ना है, कुछ भी है, फैंसी ड्रेस है, कुछ भी, आपको जाना है स्टेज सो पे। गुड। तो वो आज जब हम बिज़नेस कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डोमेन से ज़्यादा वो जो सॉफ्ट स्किल डेवलप हुई या कैमरे का फ़ियर या पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, वो आज के टाइम पे बिज़नेस में बहुत काम आता हाँ, है। तो वो देखिए ना, एक पर्सनैलिटी का टोटल ऑल-राउंड डेवलपमेंट हुआ। यस, यस, यस। नहीं तो पर्सनैलिटी के 1-2 एस्पेक्ट्स क डेवलप हुए, आगे सब ज़ीरो। आजकल हम आईक्यू की नहीं ईक्यू की बात करते हैं। राइट।
तो फिर वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईक्यू वाले, हाई इन ईक्यू जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज़्यादा हैप्पी होते हैं इन देयर लाइफ्स। सो वो हमें हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ, मैम आपसे ये समझना चाहूँगा, आज जो ये माहौल बन गया है कोटा में या कहीं भी जो भी एजुकेशनल हब बन चुके हैं, तो वहाँ पे बच्चों को केवल एकेडमिक प्रेशर होता है या सोशल या उनके पीयर्स या फैमिली का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा उन्हें अफ़ेक्ट करता है उनके स्टडीज़ में? डेफिनेटली, एक तो ये छोटे छोटे से बच्चे निकल जाते हैं घर से, जो अभी तक घर के बिल्कुल सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में रहे हैं, और वहाँ जाके उनको हर चीज़ अपनी खुद की मैनेज करनी है ना? वो एक एडेड प्रेशर है। कई पेरेंट्स होते हैं जो डेडिकेट करते हैं अपनी ज़िंदगी 3 साल, 2 साल, बट अक्सर हमने देखा है कि बच्चे वहाँ पर अकेले रहते हैं। तो ये जो एक डे टू डे अपने आप को मैनेज करने का प्रेशर है, एक वो है। देखिए, मैं कहती हूँ कि प्यार को कर्ज मत बनाइए, और प्यार को कि हमने तुम्हें इतना दिया, एक जो फ़िलियल गिल्ट होता है, वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ले डूबता है। मैं अपने माता-पिता को लेट डाउन नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, या मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत किया है, मेरे पिताजी का देखो सैक्रिफाइसेस। तो ये जो है, इस भार से उनको मुक्त करो, इमोशनली उनको कैप्टिव मत बनाओ। उनको अपने प्यार प्यार तो वो होता है जो लिबरेट लिबरेट करता है। पिंजरा मत बनाइए। डोंट मेक द लव अ केज, कि अब आपको क्योंकि हमने तुम्हारे लिए इतना किया है, अब तुम्हें, तो ये तो वेरी रिडंडेंट। बच्चे आप पे से आते ज़रूर हैं, बट वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। रॉन्ग में ना जाएँ, ये तो निश्चित है। इतना तो आपको अपने हाथ में उनकी डोर कमान को रखना ही पड़ेगा कि वो गलत में ना जाएँ। लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्सेस एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल प्रेशर, अच्छा, मतलब आईआईटी में नहीं गया क्या? नहीं हुआ क्या? जबकि मैं आपको बताऊँ, रियलिटी में मैंने इतने सारे आईआईटी स्टूडेंट्स को देखा है जो लेटर ऑन उनको पता चलता है कि ये तो हमारी फील्ड थी ही नहीं। मुझे तो इंग्लिश लिटरेचर में जाना था, या ये तो मेरी फील्ड थी ही नहीं, मुझे तो अपना एंटरप्रेन्योर बनना था। सो ये सारी चीज़ें कितनी अंडरमाइंड हैं। जो भी है उसमें एफर्ट्स डालेंगे तो एनीथिंग दैट गिव्स यू हैप्पीनेस शुड बी परस्यूड, नॉट ओनली 1 और 2। और कई बार तो लोगों को उस एज में जाके समझ में आता है कि वो वापस भी नहीं आ सकते हैं और पैकेजेस हो रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, बट नहीं उन्हें वो चीज़ मज़ा आ रही है और वो इमोशंस को सप्रेस करने के बाद फिर बॉडी में भी उसका एडवर्स इफ़ेक्ट देखने को मिलने लगे हैं आजकल। हाँ, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स आते हैं ना कितने सारे इसके बाद में। अगर हम हमारे इमोशंस को देखिए, इमोशंस को अगर हमने सप्रेस किया हुँ। तो वो खत्म हो गए, ये तो नहीं है। दे नेवर फिनिश, दे गो अनकॉन्शियस, और अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में जाके वो हमारी बॉडी के ऊपर कितने इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। क्योंकि वो अंडर प्ले करते हैं, और हमारे पास में साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स जो आते हैं वो इन्हीं की वजह से आते हैं। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, जो कि शुरू होगा हेडेक से, शुरू होगा स्टमक एक से, अ, या इरिटेबिलिटी से, या इमोशनल मूड स्विंग से शुरुआत होगा, थोड़ा शुरुआत होगा इस तरह से, बट लेटर ऑन ये डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं जो उस इंसान को ज़िंदगी भर लेते हुए चलना है। जहाँ हेल्थ के पॉइंट्स पे इंसान कम हुआ, बाकी हर चीज़ सेकेंडरी हो जाती है। फिर हेल्थ सिर्फ एक प्राइमरी थिंग रह जाती है। तो उसको तो हमें जितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए उतना लीस्ट हम दे रहे हैं, एटलीस्ट कुछ इयर्स शुरुआती। देन वी आर बिल्डिंग रूट कॉज ऑफ सो मेनी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन इन लाइफ। ये पॉइंट तो ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए। बहुत जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है कि हेल्थ ही हमारा सही जो बात है, आपने जिस बिल्कुल सही है, किया। बिल्कुल सही बात। इतने सब में आपके हिसाब से पेरेंट्स को या सोसाइटी को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं प्रेशर बनाना है, ठीक है, वो जो करेगा। सिंपल से 2 एडवाइसेज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, 2 एडवाइसेज़। और भी है राहें। सबसे पहला, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन। हर चीज़ को अगर हम अच्छे से परस्यू करेंगे तो ज़िंदगी में सिर्फ करियर ही हर कुछ नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, सिर्फ पैकेजेस पे मत जाइए।
ये तो एक बहुत सिर्फ बड़ा पैकेजेस पे और एनआरआई बनना है, इसके ऊपर मत जाइए। प्लीज प्रिजर्व योर चाइल्ड, हुँ। प्रिजर्व द पीस ऑफ योर चाइल्ड एज वेल एज योर्स। लेटर ऑन आप पे कितना डिपेंड करते हैं। अ, हमने एक रिसर्च करी है कि जो बच्चे सुइसाइड कर लेते हैं उनके बाद में उनके पेरेंट्स का क्या हाल होता है, तो वो 20-20 साल बाद भी नॉर्मल नहीं होते, है ना? गिल्ट फीलिंग के अंदर जाते हैं। नॉर्मेलिटी ऑफ लाइफ इज नेवर रिज्यूम्ड लेटर ऑन। इसलिए हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत पॉइंट रखनी चाहिए हमारे दिमाग के अंदर, कि जिससे बच्चा एटलीस्ट लाइफ विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो प्रिजर्व्ड रहे। आपके पास जो पेरेंट्स आते होंगे, जैसे आपने बोला एनआरआई पैकेजेज़, और क्या-क्या उनके दिमाग में चलता होगा? क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बच्चों से ऐसी बच्चे के बच्चे के पेरेंट्स? पेरेंट्स के दिमाग में, देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहली चीज़ जो मैं एडवाइस देती हूँ वो ये है कि बच्चे के लिए हमेशा जो गोल्स बनाइए वो रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए। हम अनरियलिस्टिक डिमांड्स रखना शुरू कर देते हैं बच्चे के ऊपर, वो तो कर रहा है तू क्यों नहीं कर पाता, ओके? या हमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस नहीं करना चाहिए बच्चों को। दिस इज़ द वर्स्ट दैट वी डू। अगर बच्चे आपको कंपेयर करने लग जाएंगे तो, है ना? उसके डैडी तो ऐसे नहीं, उसकी मम्मी तो ऐसी नहीं, आप एक दिन भी नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे उस चीज़ को, एक दिन भी नहीं झेल पाएँगे और हम कंटिन्यूअस करते हैं, तो ये कंपैरिज़न्स तो शुड बी इमीडिएटली स्टॉप्ड, क्योंकि हर इंसान एक इंडिविजुअल है, उसकी अलग अपनी पर्सनैलिटी है, अलग उसके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं। हाउ कैन वी कंपेयर? एक इंसान को खुद से कंपेयर करिए कि वो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हमें ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि वो हमारे कुछ पुराने उसके लेवल से 5% भी आगे बढ़ा है, नहीं सही। तो ओके, इन एनीथिंग, स्पोर्ट्स में हो सकता है, गाने में हो सकता है, पढ़ाई में हो सकता है, बट हम एक-दूसरे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वी कैन नॉट, वी शुड नॉट डू दैट। वर्स्ट थिंग टू डू इज़ दैट। वापस से टॉपिक पे आते हैं। आपने फैक्ट्री मॉडल बताया था शुरू में, तो कैसे ये कोटा इतना बड़ा प्रेशर कुकर बन गया, या ऐसी ऐसी इतना क्या प्रेशर क्रिएट हो गया वहाँ पे? क्यों ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई इसको? सिर्फ हम वहीं की क्यों बात करें, और भी जगहों पे हो रहा है ना? तो बेसिकली ऐसा हो गया था कि कुछ अगर हम कोटा की बैक हिस्ट्री देखें तो इट वाज़ इंडस्ट्रियल टाउन, और धीरे-धीरे जैसे इंडस्ट्री गई, कपड़ा इंडस्ट्री ज़्यादा था वहाँ। तो अर्निंग का सोर्सेज़ के लिए लोगों ने जो कुछ थे, उन्होंने सोचा कि कुछ तो चाहिए, कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कोचिंग शुरू करी, और कोचिंग का जो एक स्पेसिफिक मॉडल बनाया गया उसमें, डेफ़िनिटली इनिशियली या अभी भी मैं कहूँगी कि उनके रिज़ल्ट्स जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज़ जो आती हैं, वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है कि हमारे इसमें से 80 लोगों का हुआ है एटसेट्रा। बट ये कोटा मॉडल से हमने धीरे-धीरे करके उस बच्चे की जो पर्सनैलिटी है, उस बच्चे का जो सोशल पीस है, उस बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल हेल्थ है, इन सब के ऊपर हमने अटैक करना शुरू कर दिया है। हर दिन का ह्यूमिलिएशन, ये मेरे को कुछ बच्चों ने बताया, या हर वीक का। हर दिन का अगर नहीं भी है तो एवरी वीक का ह्यूमिलिएशन उनको झेलना पड़ता है कि इस वीक तुम्हारे 2 नंबर कम है, सो नाउ यू आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यू आर इन सम अदर ग्रुप। सो ये ग्रुप वाइज़ जो है डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालता है कि, और फिर अस जो जो फ्रेंड्स हैं दे विल लुक डाउन अपॉन, जो वहाँ पर उन्होंने बनाए हैं कुछ, जाके उनको तो दे हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। तो वहाँ पर उनके लिए ये बहुत ही मतलब एक गला काट प्रतियोगिता। हुँ। लेट इट बी हेल्दी कंपटीशन, लेट इट बी हेल्दी कंपटीशन, नॉट अनहेल्दी। सो जैसे ही वो अनहेल्दी की तरफ गया तो हमारे बच्चों की हमने द रिजल्ट अपने सामने है, हर दिन न्यूज़पेपर में आता है, हर दिन न्यूज़पेपर में आता है। हाँ। तो मैम, जैसे कई बच्चे आते हैं कोटा से, या जो इस तरीके की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इतना प्रेशर तो नॉर्मल है, लाइफ में कुछ करना है तो इतना तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा लाइफ में। और वो टाइमली 6 महीने में इतने चेंज होके मिलते हैं, दूसरी बार कभी मिलना होता है तो ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है उसमें। तो ये नॉर्मल प्रेशर
कितना नॉर्मल होना चाहिए? डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कितना उसमें फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है, हमने कितना उसके अंदर सिखाया है। हम बचपन से बोलते आते हैं कि तुम्हें फर्स्ट आना, ओके। हर माता पिता चाहेगा कि हमारा बच्चा फर्स्ट आए, तो उतने सेक्शंस होने चाहिए ना जितने बच्चे हैं। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 सेक्शंस होने चाहिए। अच्छा, और जो 30वां बच्चा है 30th रैंक पे जो आया है, वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा, उसका क्या एक दैट्स नॉट ट्रू। या वो खुश नहीं हो सकता अपनी जिंदगी में, दैट्स नॉट ट्रू। ओके, सो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि हर बच्चा फर्स्ट आए, इसको तो हटा दीजिए। देखिए, अभी आपने ये बात बताई है कि फेलियर के क्या मापदंड हैं या फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस के क्या मापदंड हैं। अब हम बच्चे बच्चे को बचपन से जो हम सिखाते हैं, कोई गेम भी खेलते हैं तो उसमें हम फेलिसिटेशन तब करते हैं जब वो जीता। बच्चा वीडियो गेम खेला, उसमें वो सलामी दी जाती है। वीडियो गेम्स में जो कुछ थोड़े मैंने देखे हैं, सलामी तभी दी जाती है जब वो फर्स्ट आया या उसने कुछ लोगों की मार-धाड़ करी है। सो व्हाट आर वी टीचिंग टू अवर चिल्ड्रन? आपको ऑनर तभी मिलेगा जब आप किसी भी तरह से, मतलब आप धन-धन करके कितने सारों को बीट करते हुए, मारते हुए आगे बढ़ रहे हो और फिर आप जीत हासिल कर रहे हो, एंड देन यू आर ऑनर्ड। सो आप ये सोचिए कि डीपली हम उस बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि दिस इज व्हाट इज यू हैव टू अचीव एट एनी कॉस्ट। सो दिस इज रॉन्ग। हम फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके। आई विल नेम वन। हमने कार्ड से गेम बनाया, वो एक बनाते हैं ना, कार्ड्स को रख के ऊपर पिरा किला। पिरामिड जैसा? तो उस बच्चे को हमने कार्ड से वो बनाने के लिए, किला बनाने के लिए बोला, और हम आके उसको फूक मार के गिरा के चले। हटा दिए। बच्चा क्या करेगा, अरे ये क्या किया है आपने, और इतना मुश्किल से मैंने, एंड इट इज डिफिकल्ट, मैंने इतनी मुश्किल से उसको बनाया था और आपने तो एक फूक में उसको हटा दिया गया है वगैरह। अब हम उसको सिखाएंगे कि कंट्रोल, ओके, हाउ मच यू कैन कंट्रोल। अब वो फिर बनाएगा, शायद शब्दों का कंट्रोल आ गया लेकिन बॉडी लैंग्वेज का कंट्रोल अभी उसको नहीं आया। फिर धीरे से हम उसको कहेंगे कंट्रोल दिस ऑल्सो। फिर धीरे से उसको कहेंगे कि फिर से बनाओ, और फिर से हम उसको डिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी और फिर हम देखेंगे कि बच्चा कहेगा धीरे से, इट्स ओके, आई विल डू इट अगेन। ओके, सो द मोमेंट द चाइल्ड इज सेइंग इट इज ओके, अब हमने उसको थोड़ा सा फेलियर, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस शायद सिखा दिया। इस तरह से बातों के ज़रिए, इस तरह से कुछ गेम्स के ज़रिए हम उनको पर्सनालिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो हम उनके साथ में प्ले करते हैं। अगर सोच का जो इर्रेशनैलिटी आती है, इर्रेशनल मतलब जो हमारा सोच करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मुझे एक और पॉइंट समझ में आया है जो मुझे आपको बताना चाहिए। हमारा जो ये माइंड है, इट्स अ ब्यूटिफुल मशीन, बट इट इज नेगेटिव, इट गोज नेगेटिव। नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा उभरते हैं, याद रहते हैं पॉजिटिव से। ये मशीन की एक क्वालिटी है। नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो कैंसर सेल जैसे, एक से दूसरा, दूसरे से चार, चार से 8 एट्सेट्रा। जैसे प्याज का छिलका नहीं हम छीलते हैं, इस तरह से एक नेगेटिव इमोशन विल गिव राइज टू 10 नेगेटिव इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कैसे होते हैं, हमारे सोच की इर्रेशनैलिटी कैसे जाती है।
नेगेटिव इमोशंस कैसे बढ़ते हैं। मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, ये एक नेगेटिव इमोशन आया। हाउ कैन आई फेल इन एनी एग्ज़ाम, दैट्स नॉट डन, आई कांट स्टैंड इट, आई एम गोइंग टू पुट माई पेरेंट्स डाउन। इस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया हूँ तो मैं फेलियर हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सो फ्रॉम अ सिंगल वन एग्ज़ाम वेयर यू हैव नॉट डन वेरी वेल ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस, अगेन एग्ज़ाम्स के अंदर बैठ के 3 घंटे में जो बच्चा कर रहा है उसके आगे पीछे क्या क्या हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव इमोशंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चलते चले जाते हैं, टू द एक्सटेंट कि आई एम यूजलेस। इनके ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि हम कहाँ तक ले गए। एक एग्ज़ाम का फेलियर डजंट मीन योर लाइफ इज़ अ फेलियर। सो ये हमें रेक्टिफाई करना है लोगों के नेगेटिव इमोशंस, और नेगेटिव इमोशंस से पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ही जाना है हमेशा। पॉजिटिव इमोशंस, अगर बाई चांस मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया हूँ तो आई विल हैव टू लुक इनटू माई सेल्फ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने आप को फिर से एनालाइज करना है कि शायद मुझे कुछ अलग ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ओके, या मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, मेरी पढ़ाई का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा चेंज कर दूँ। क्या मैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहा था, एट्सेट्रा। सो हमें थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। we can take that topic some other time. How do we prepare for the exams? अभी आपने जैसे बताया कि हमें फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए बच्चों का, तो मुझे ये समझना है कि जैसे आपने बोला कि हम 3 बार गिरा देंगे, तो जब वो कंट्रोल कर रहा है तो भी तो उसके फिर बॉडी में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। जब वो कंट्रोल कर, उससे तो चिढ़ मच रही है बच्चे को कि कैसे गिरा दिया पेरेंट्स ने, तो भी तो कहीं ना कहीं बॉडी में कुछ चीज़ें हो रही होंगी, तो उसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट आते होंगे। अपने को तो पिक्चर ने इतना बढ़िया सिखाया है, 3 इडियट ने, ऑल इज़ वेल। कहीं ना कहीं हमें कुछ तो हमारे को पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने चाहिए हमारे लिए, काम करते हैं, हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी। सो पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली अगर हम सुबह सुबह 1 या 2 अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं तो हमारा बहुत कुछ वो दिन अच्छा जाएगा, इवन आगे भी। इट गिव्स अस, इट प्रिपेयर्स अस। जैसे हम कहते हैं अच्छी हवा चीज़ें, है ना, इस तरह से हमें पॉजिटिव एफर्मेशंस हमारी मेंटल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, इसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स। एक पॉजिटिव एफर्मेशन जैसे, इवन इफ आई कुड नॉट डू वेरी वेल इन एग्जाम्स विच आई कुड हैव, स्टिल आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फुली, है ना। ये एक पॉजिटिव एफर्मेशन हो गया। अनदर पॉजिटिव एफर्मेशन, इवन इफ आई कुड नॉट अचीव दिस एनीथिंग इन XYZ, इवन इफ आई कुड नॉट अचीव दिस इन माई लाइफ, स्टिल लाइफ इज ब्यूटिफुल, इट इज़ वर्थ लिविंग। तो इस तरह की हम जितने ऐड करें उस बच्चे के दिमाग के अंदर, बच्चा जब अपने दिमाग को खंगाले तो उसको ये निकले कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फिर वो हाथ डाले अपना खंगाले कि क्या है दिमाग के अंदर जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं, तो उसमें ये निकले कि वर्थ लिविंग, यू आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर हम कह दें कि अरे तूने तो मेरा नाम डुबो दिया, एट्सेट्रा, वी शुड नॉट पुट इन सो मेनी नेगेटिव थिंग्स इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। दिमाग के अंदर पॉजिटिव डालिए, और अगर ये बच्चा सुबह सुबह उठ के अपने दिमाग के अंदर कुछ पॉजिटिव डालता है तो द चाइल्ड विल बी सेव्ड। हमारा यहाँ पर यही थ्रस्ट है कि प्रेशर तो है ही,
उसको भी हमें कम करना चाहिए। एंड कुछ मेजर्स हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नहीं हो रहे हैं, बट लोग पहुँच नहीं पाते। बहुत कम है काउंसलर्स, बहुत कम है प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल। तो जब नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा है। नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपने आप को इस तरह से तैयार करिए, जैसे हम योग करके या हम अपने आप को जिम में जाके अपनी फिज़िकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें अपना मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्गर की तरफ लेके जाना है। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू टू अवॉइड प्रेशर्स ऑफ लाइफ। ये इनिशियली प्रेशर तो बन जाता है, बट पेरेंट्स को क्या वो साइन पकड़ने चाहिए जिससे उन्हें लगे कि ये बच्चा हमारा डिप्रेशन या इन डायरेक्शन में जा रहा है या आगे चल के ये सुसाइड कर सकता है? तो वो क्या साइन हो सकते हैं जो पेरेंट्स को फिगर आउट पहले ही कर लेना चाहिए? हाँ, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि व्हाट आर दी वार्निंग साइंस, रेड फ्लैग्स। देखिए, सबसे पहला, बच्चे के बिहेवियर में बदलाव, इरिटेबल हो जाना, छोटी छोटी सी अपने आप को छोटी छोटी सी बातों से वो बॉदर्ड होना शुरू हो गया, चिल्लाना, बंद कर लेना कमरे में, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, इस तरह से बातें करना कि मैं अब मतलब लीविंग थिंग्स, जिस तरह से एक होता है ना कि मैं चीज़ों को छोड़ रहा हूँ अब, दैट इज़ अनदर वेरी, जो कि हम इग्नोर कर देते हैं कि इसने अपना एक वैल्यूएबल दूसरे को क्यों दिया। और वार्निंग साइंस होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा खाना, बहुत कम खाना, वेट गेन होना, वेट लॉस होना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत ज़्यादा नींद न आना। ये सारे जो एक्सट्रीम हैं हमारे बिहेवियर्स, नहीं होना या होना चीज़ों का, ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे को कुछ तो मुश्किल है जिसमें वो वी नीड टू टेक द चाइल्ड आउट। सो ये रेड, कुछ बच्चों को बोलना कि मैं तो जा रहा हूँ, गुड बाय के मैसेजेस डालना, इस तरह के, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हो जाएगा व्हेन अ पर्सन इज सेइंग कि, और फिर इस तरह से जो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चंस जो वो अपने बोलते हैं कि पापा आई हैव पुट यू डाउन, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे हमें एक एक चीज़ को एकदम से सिग्नल लेना चाहिए और इमीडिएट बच्चे के पास में पहुंच के हमें हेल्प देना है उसे। सोशल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। 2 बच्चे फेल हुए एक साथ, एक बच्चा घर नहीं पहुंचा, एक स्कूल में या एक कॉलेज में, आप ये बताइए कि सिर्फ एक ही बच्चा थोड़ा ना फेल होगा, देयर विल बी सो मेनी जिनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है। बाकी के तो घर पहुंचे बट एक नहीं पहुंचा और उसने जाके अपनी ज़िंदगी के साथ में खेल खेल गया। क्यों? हो सकता है कि बाकियों में क्या है, सोशल सपोर्ट मैकेनिज़म्स उनका स्ट्रॉन्ग है, उनको कहीं ना कहीं से ये पता है कि आई विल बी एक्सेप्टेड। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा मुझे नाराज़गी हो पेरेंट्स की, लेकिन अल्टीमेटली दे लव मी टू द कोर। अगर ये एक धागा पकड़ा रहा है ना बच्चा, तो वो कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा, वो हमेशा घर वापस आएगा। लुक इनटू द फैक्टर्स कि ये बच्चे भी तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, सो किन चीज़ों से वो बचे रहे। फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी है, पेरेंट्स हैं, कोई ना कोई तो होगा। आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास में एक आया पेशेंट, वो कहता है मैडम मैं क्यों जीऊँ। स्टार्ट ही उसने ऐसे किया कि मैडम मैं क्यों जीऊँ। तो इट वाज वेरी मैं एकदम से अलर्ट हो गई। उसमें फिर जब हमने बातचीत करी, शुरुआत करी, मैडम कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब कोई प्यार नहीं करता। धीरे 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 जब हम खोलते हैं, नहीं मैडम मेरे को मेरी नानी तो बहुत प्यार करती है ना, वो तो अच्छी हैं, अलग हैं। सो आपने कैसे कह दिया। सो जनरलाइजेशन, एक जो जनरलाइजेशन हम करते हैं कि कोई नहीं प्यार करता, नहीं कोई तो है, उसको होल्ड करो और बचाओ। कहीं ना कहीं से हमें सबसे पहला मोटिव होना चाहिए इनको बचा लेना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। द यूथ, जिसमें हमने इतने सारे
ईयर्स पुट इन करे हैं। ये जो एज है ना 18, 19, 20, 22 साल में तो सेटल हो जाता है बच्चा, बट ये बहुत वल्नरेबल एज है और ये टीन एजिंग है। सो टीन एज को मैं टीन एज बोलती हूँ। दे आर एट द एज और इतने वोलेटाइल है। दैट इज़ द, जैसे आप बोलो कि 11 महीने के बच्चे के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें कितना अच्छे से समझ में आता है कि 11 महीने का बच्चा घुटने घुटने चलेगा, बैबलिंग करेगा, धीरे से खड़ा होगा, पकड़ के चलना शुरू करेगा, या एक ये उसका मेन कि वो घुटने घुटने चलेगा। और हम एक्सेप्ट करते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम क्यों घुटने घुटने चल रहे हो। वी अंडरस्टैंड दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ 11 मंथ और 10 मंथ ओल्ड चाइल्ड। अब ये जो 18, 19 साल, 20 साल के बच्चे हैं, इनका एक कैरेक्टर है वॉलेटाइल, इमोशनल आउटबर्स्ट्स होना। इसको हम झेलते नहीं। वी शुड सी दैट इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एज। इसको हमें अच्छे से मैनेज करना है। उनको गलत गलत नहीं बोलना है कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, तुमको तो नहीं आता ज़िंदगी में जीना, जैसे कि हम एक 11 महीने के बच्चे को नहीं बोल रहे, क्योंकि हमने वहाँ पर इतना अच्छे से एक्सेप्ट किया है। तो हम ये कैरेक्टर को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये तो इनका एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है डेवलपमेंटल स्टेज का। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। अभी आपने बोला ना कि उसको सिक्योर्ड फील नहीं होता है, इसलिए वो करता है। अब इसका दूसरा एंगल मैम ये भी तो हो सकता है ना कि यदि ओवर प्रिविलेज्ड है या उसे पता है कि नहीं मैं कुछ नहीं भी करूँगा अच्छी लाइफ में तो मेरी बैकिंग है, तो वहाँ पे फिर बच्चों का बिगड़ने का भी एक एंगल आता है। तो इसको पेरेंट्स कैसे बैलेंस करके चलें कि जो वेल टू डू हैं बट उन्हें यहाँ भी अभाव भी दिखाना है और कुछ प्रिविलेजेस भी देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कोई ऐसा ब्लैक एंड वाइट जैसा पेरेंटिंग में नहीं होता और पेरेंटिंग बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है बेस्ट प्रोडक्ट के लिए। एक बहुत अच्छा सा ना केमिस्ट्री में नाइट्रोजन एक्सपेरिमेंट होता था, मुझे अभी हाल ही याद आया कि उसमें कुछ तो एक होता था टेस्ट ट्यूब में कि इतने ही लेवल का आपको एक केमिकल डालना है, एक लेवल पे ही उसे हीट करना, उससे ज़्यादा करो तो नाइट्रोजन रिंग नहीं बनेगा, उससे कम करोगे तो भी नहीं बनेगा। जो भी दूसरा केमिकल है, मैं उसमें फील्ड में नहीं हूँ, वो आपको किस तरह से पोर करना है, ज़ोर से डालेंगे तो भी नहीं बनेगा। सो कितनी अमाउंट में डालेंगे तो ही बनेगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू रियर अ चाइल्ड। इट्स नॉट अ जोक। कभी आपको उनको थपथपाना है, कभी आपको उनको सहलाना है, कभी आपको उनको ये भी कह देना है आई एम सॉरी। बाय सेइंग दैट आप कह रहे हो कि गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती आपसे भी हो सकती है। सॉरी कह देना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट येस, पेरेंटिंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। सेकेंड, कोई एक मैनेजमेंट ट्रेनी होता है, वो लेता है पूरी ट्रेनिंग। कोई आर्किटेक्ट बनता है, पूरी 5 साल 6 साल पढ़ते हैं, डॉक्टर पढ़ते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन, पैरामेडिक, हर इंसान अपनी कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेता है। पेरेंट्स को कौन ट्रेनिंग दे रहा है? पेरेंटिंग एक ऐसा जॉब है जो आप पूरी ज़िंदगी लेते हो। 25 से 30 साल की एज तक में जब आप पेरेंट बन गए, ज़िंदगी भर चलता है वो, उसकी कहीं आपने ट्रेनिंग ली ही नहीं। देयर आर नो गुड पीपल टू टीच यू पेरेंटिंग। पेरेंट बन जाना सबसे आसान, पेरेंटिंग वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी ट्रिकी। सो अगर आपके अंदर अगर अच्छा पॉजिटिविटी है तो आप एक अच्छे पॉजिटिव पेरेंट बनेंगे। अगर आप अपनी गलतियों को मान सकने की क्षमता रखते हो और कह भी सकते हो, अपना ईगो नहीं सामने लाओगे कि आई एम सॉरी बेटा, मैं कल इरिटेट हो गया,
तो बहुत अच्छे आप पेरेंट आगे बनोगे। हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, गलती पेरेंट्स भी कर सकते हैं, बट गलती को समझना, रेक्टिफाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये सोचते हुए कि मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं करेक्ट हूँ, वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। हर हफ्ते पेरेंट्स अगर घर के अंदर एक ये सेशन रखें कि इस वीक मैंने क्या गलत किया, तुमने क्या गलत किया, लेट्स डिस्कस एंड डिसॉल्व इट देयर, या मैंने क्या अच्छा किया, तुमने क्या अच्छा किया, लेट्स डिस्कस इट एंड बी प्राउड, उसको आगे बढ़ाइए। और जो हम डिसॉल्व कर रहे हैं, हमारी गलतियां हर इंसान से होती हैं ना, क्योंकि ये कोई लिखा हुआ विधा नहीं है, अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट, डिस्कस इट, और बच्चे से बोलो कि बेटा ऐसा हो सकता है, पेरेंट्स भी ऐसा कर सकते हैं, गलती हो सकती है, लाइक दैट। ये आपने जो रिव्यू मैकेनिज्म बताया, ये हम लोग हमारे ऑफिस में करते हैं कि ये मेरा डिसीजन गलत हो गया था, एम्प्लॉयज़ को हमने एक्सेप्ट करा, उसके बाद बॉडी में एकदम से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जो एक रिजिडिटी होती है, मुझे नहीं पता क्यों होता है। आप व्हेन यू एक्सेप्टेड कि यार मुझसे गलती हुई है, एकदम से फ्लेक्सिबल, हाँ, यू फील लाइटर, यू फील लाइटर। मेरे पास तो अब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मैं उनको भी कई बार बोल देती हूँ कि बेटा आई एम सो सॉरी, हो सकता है चीज़ों का प्रेशर ज़्यादा था, ये कुछ ज़्यादा था, सो दे विल से, दे विल गेट अगेन, नहीं तो वो हमसे दूर चले जाएंगे, नहीं तो वो हमसे दूर हो जाएंगे। हमको क्यों करना है ऐसा दूर उनको, हमें तो उनको पास लाना है, हमें तो उन्हें आगे ग्रूम करके बेस्ट ह्यूमन बनाना है, और हेल्दी और हैप्पी, जो मैंने आपको बोला ना, हेल्दी हैप्पी होलिस्टिक, तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ये होना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं एक और क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था, हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, और उसी की दूसरी तरफ वो इतने रिजिड होते हैं कि हमारी किसी चीज़, जो हमें उनकी चीज़ पसंद नहीं है बट वो रिपीटेटिवली करेंगे, ऐसे में बच्चों को होता है इरिटेशन। तो इस केस में पेरेंट्स को क्या चीज़ अडॉप्ट करना चाहिए, या बच्चे क्या एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से, टीचर से या कोचिंग में कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, हम नहीं बता पा रहे हैं किसी को, तो बच्चों को क्या एक्सपेक्टेशन रहती है दिमाग में कि उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसे ट्रीट करेंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात पेरेंट्स में, है ना। कभी आप कुछ बोल रहे हो, कभी आप कुछ बोल रहे हो, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो चली जाती है। सो योर कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इज़ वेरी नेसेसरी, ओके। दूसरी बात, बच्चे आपके कहने से ज़्यादा आपको ऑब्ज़र्व करके सीखेंगे, तो पहले आपको अपने आप को रेक्टिफाई करना है। हो सकता है कुछ ऐसे फ्लॉज हैं आपके अंदर जो आपको, यू मस्ट फर्स्ट ट्राई टू कीप इट बैलेंस एंड देन कंटिन्यू विद द चाइल्ड, क्योंकि वो चीज़ जो आप कर रहे हैं वो आप बच्चे को मना करेंगे तो हैप्पीनेस, हेल्दी, होलिस्टिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स को अपने ऊपर वर्क करना ज़रूरी है, जो हम सिखाते हैं पेरेंटिंग में, अगर आते हैं हमारे पास में कुछ पेरेंट्स। आपने बोला आप सिखाते हैं, तो अभी थेरेपी और काउंसलर, मेंटल हेल्थ काउंसलर, कैरियर काउंसलिंग, ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट कई पेरेंट्स तो आज भी इतनी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा तो कोई जानता ही नहीं, हम किसी की एडवाइस नहीं लेंगे। तो इसमें पेरेंट्स को आप हेल्थ प्रोफेशनल या एक्सपर्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या एडवाइस देंगे, क्या इम्पोर्टेंस है उनका? एक पेरेंट आते थे मेरे पास में, तो फादर सिर्फ बाहर ही बैठे रहते थे कार के अंदर, मदर आती थी अपनी 9 साल की बच्ची के साथ। फादर सोचते थे कि क्या ही कर लेंगे, है ना। बट धीरे 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 जब उन्होंने अपनी बच्ची के अंदर फ़र्क देखा, वो तो देयर वाज नो कम्युनिकेशन between father and daughter, as well as a very unhealthy relationship between mother and daughter. तो धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि एक दिन उनके तकिए के ऊपर लिखा हुआ है कि फादर, पापा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, 9 साल की बच्ची, तब उनको लगा कि कुछ तो फ़र्क आया, तब वो आए मेरे पास में। सो इसको हमें क्यों ईगो इशू बनाना है? हम तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट ही बताएंगे कि आपको किस तरह से उसको आगे चलना है, चलाना है।
तो बी ओपन टू गाइडेंस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एक्सेप्ट करना चाहिए और जाना चाहिए या पढ़ना चाहिए। कुछ अच्छी बुक्स हैं पेरेंटिंग टेक्निक्स के ऊपर, उनको देखना चाहिए। पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करिए, अथॉरिटेरियन मत करिए, इमोशनल फोकस्ड करिए। ऐसे बहुत सारे तरह तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। बेसिक क्या अप्रोच होती है आपकी जब पेरेंट्स या कोई स्टूडेंट आपके पास आता है, तो कैसे आप स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या अप्रोच होती है? पेरेंटिंग टेक्निक्स में नहीं, एज एन काउंसलर आपकी क्या अप्रोच होती है दोनों को समझने के लिए, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी? आपको बैकग्राउंड पता करना होता है या एकेडमिक्स पता करने होते हैं, तो वो आप क्या अप्रोच होती है? एक ही बारी में तो नहीं होता, धीरे धीरे करके। कोई भी इंसान हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी एकदम से डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब वो टॉलरेंस लेवल अधिक हो गया तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। नहीं तो अपनी चाबी घुमाते हुए कार की कि चलो आज हॉस्पिटल के दर्शन करके, दैट नो वन डज। ओके, तो जब हम फिज़िकल की भी टॉलरेंस लिमिट को हम इतना बढ़ा के तब जाएंगे, तो ये तो आपकी बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक इमोशनल इश्यूज़ हैं आपके, जो आपने कई समय से छुपा के रखे हैं या आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले। ऐसा लगता है कि वो हमारी वीकनेस है जो लोगों को शायद पता चले, तो वो तो कितना मुश्किल से आते हैं हमारे पास में। इस मुश्किल को कम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई और गाइडेंस, आप करियर गाइडेंस के लिए जा रहे हो, ऐसे ही आके इमोशनल गाइडेंस के लिए आ सकते हैं हमारे पास में। और इसको हम कोई ईगो इशू, इसको हम कोई एबनॉर्मल विधा ना समझें कि ये क्या हम पागल हो गए हैं क्या। दैट्स अ वेरी वेरी नैरो कॉन्सेप्ट। हमें इस दुनिया में एडजस्ट करने के लिए कुछ हेल्प मिल रही है, सो व्हाई नॉट वी टेक इट। सो दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पेरेंट, और हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने जो हमें बताया है उसको हमें जहाँ तक हो सके पेरेंट्स को नहीं बताना है, क्योंकि वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फाइड करते हुए उसने अपनी कई सारी चीज़ें बताई हैं। कहीं कहीं अगर वो थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है तो हम ज़रूर टच करेंगे। सो हमें ये दोनों के दोनों कई सारे पॉइंट्स को लेके चलना है। जैसा हमारा पेरेंट है, सी एवरी चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, यूनिक। सिमिलरली एवरी पेरेंट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक। तो हमें इन दोनों की उतनी ही इज़्ज़त करते हुए, हम इन दोनों का उतना ही अंडरस्टैंडिंग लेते हुए हमें आगे चलना चाहिए ज़िंदगी में। कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करना ज़रूरी है, तो आप शेयर करिए दोनों के साथ में, एक ओपन डायलॉग रखिए। लेट्स सी हाउ दे कैन पैच अप विद देयर सो मैनी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हमें जो एक होता है ना, जो लेबल होता है कि ये तो पैथोलॉजिकल फैमिली, डिसफंक्शनल फैमिली, लेट्स नॉट गेट दैट। वो लेबल से बचें। इनकम्प्लीट फैमिली, इन लेबल से जहाँ तक हो सके बचें। आपका बच्चा एकदम से नॉर्मल और परफेक्ट आगे चल के बन के आएगा। छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहेंगी ज़िंदगी में। ओपन रहना बहुत ज़रूरी है, नैरो व्यूज़ में मत जाए। मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि ये डम्पनेस का कॉन्सेप्ट ही गलत है, कि उससे ये नहीं आता, उसे वो नहीं आता। तो उसमें वो बता रहा था कि आप उसके टॉपिक की तो बात करो, उसको मतलब ही नहीं है ट्रम्प क्या कर रहा है। सही बात है। उसको यदि मेकअप करना पसंद है किसी लड़की को, उससे उसकी बात तो करके देखो आप। सही बात है। तो ये हमारी सोसाइटी में जो इमोशनल सपोर्ट मांगने वाले को कमज़ोर मानने का एक माइंडसेट है, वो बिल्कुल 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 बहुत ही ये जो जनरेशन गैप है, तो ये जनरेशन गैप को बढ़ने मत दीजिए। आप भी थोड़ा सा समझिए, आप भी थोड़े से कदम चलिए और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। उनके शू में अपना पाँव डाल के देखिए, व्हाट इज़ देयर दिस थिंग। सो जनरेशन गैप को तो जब तक जहाँ तक हो सके हमें मिनिमम रखना है। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू नीड टू हैव ओपन डायलॉग्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हम नहीं बताएंगे तो वो कहीं गलत सोर्सेज से पता करेंगे। एक बच्चा एम्प्टी स्लेट होता है। We say a child is born tabula rasa,
एम्प्टी स्लेट। जो लिखना है हम लिखते हैं। बेटर एक स्लेट पे गलत लिखा जाए और फिर आप उसको मिटाइए और फिर लिखिए, तो जो पीछे की जो लिखावट है उसका कहीं ना कहीं तो वो धुंधलापन रहता है। सो बेटर राइट अ फ्रेश करेक्ट थिंग। हम उसके ऊपर गलत चीज़ को पहले ही हम सिखा दें ना कि ये चीज़ करेक्ट है, तो वो बच्चा विल नॉट फॉल प्रे टू सो मेनी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग इन दिस सोसाइटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रिप्रोडक्शन अपने को वैसे भी दिखता है ना, जब पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाते हैं तो बोलते हैं कि वो इसलिए बूढ़े नहीं हो रहे हैं कि उनकी एज हो रही है, उनका इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में कम हो रहा है, इसलिए वो बूढ़े हो रहे हैं। तो उस एज में भी अपने कामों में इन्वॉल्व रखेंगे तो आपके पेरेंट्स भी हैप्पीली, वो वाला एक टाइम जोन जो होता है कि 60+ वाले पेरेंट्स से आज बात नहीं कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी सेम जो आपने बोला कि उनको अपने हाँ, एक वो मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं कि मिड लाइफ क्राइसिस एक आता है, आप एक मिड लाइफ में आ गए और आपके पास में आपके पेरेंट्स हैं जो 60-65+ हो गए। सो एक वो सैंडविच हो गए आप दो चीज़ों के बीच में। सो वेयर टू गो, सो दैट इज़ अ मिड लाइफ क्राइसिस। जैसे मैंने बताया एडोलेसेंट का एक कैरेक्टर होता है, ऐसे मिड लाइफ इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंटल पैटर्न, जहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू फील क्रश्ड कि मैं ये देखूं कि वो देखूं, तो यू डेफिनेटली वुड गेट इनटू स्पॉइल्ड मूड एंड इरिटेबिलिटी। तो यहाँ पर हमको अपने आप को समझाना है, अपने आप को, जब तक हम अपने आप को नहीं रेजिलिएंट बनाएंगे तो हम किस तरह से हमारे बच्चों को बनाने की कोशिश करेंगे। अ बैलेंस पर्सनालिटी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इवन इफ आप 45 हो गए हैं, उस समय भी आपको ये सोचना है, कभी आउटबर्स्ट अगर हो भी जाता है तो इट इज़ ओके, बट लेटर ऑन जब आप अच्छे मूड में हैं तो आप प्लीज़ उस बारे में बात करिए और अपने बच्चों को बताइए कि ये चीज़ मेरे साथ में भी हुई बेटा, लुक, बिकॉज प्रेशर टॉलरेंस दोनों तरफ से आता ही है, पेरेंट्स को एक एज में तो आता ही है। दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।